हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखा था कि पल्स क्या होता है और पल्स का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है और पल्स में जो वेरिएशन कैसे आती है उसके बारे में देखे थे, और बॉडी में जो है पल्स जो है किस किस साइड से मेजर करते हैं उसके बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे वाइटल साइन का नेक्स्ट टॉपिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए अब हम देखते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मीन्स श्वसन। श्वसन वर्ड तो आप सुने ही होंगे। श्वसन मीन्स सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ये आप बच्चे से भी पढ़ते आते होंगे कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ए फिजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इन विच इनहेलेशन O2। इनहेलेशन मीन्स हम जो है O2 जो है बॉडी में इंटेक करेंगे। इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 मीन्स बॉडी में जो CO2 है वह बॉडी से बाहर आएगा। रेस्पायरेशन क्या होता है? यह एक प्रोसेस है जिसमें जो है हमारा बॉडी जो है O2 को इनहेल करता है। इनहेल कर मीन्स हमारा बॉडी जो O2 को इंटेक करता है, और एक्सहेलेशन जो CO2 हमारे बॉडी के अंदर है वह जो है बॉडी से बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को जो हम रेस्पायरेशन करते हैं। समझ गए होंगे। अब नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट। नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट मीन्स या नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट कितना होता है? यह जो है 1 मिनट में 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। मीन्स या जो 1 मिनट में हम जो है 12 से 20 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद रेस्पायरेटरी सेंटर। रेस्पायरेटरी सेंटर मीन्स या मेडुला ऑब्लांगाटा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जहाँ से जो है रेस्पायरेशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम इनहेल किए, एक्सहेल किए, कुछ देर रेस्ट किए, वो जो है कंट्रोल जो होता है वह मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा होता है। और कहीं कहीं बुक में जो है या क्वेश्चन में जो है मेडुला ऑब्लांगाटा नहीं दिया रहता है, उस जगह जो है पोन्स दिया रहता है। पोन्स भी एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसमें जब मेडुला ऑब्लांगाटा क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है उसमें जो है पोन्स। और रेस्पायरेटरी सेंटर जो है दोनों को कहा जाता है, मेडुला को भी और पोन्स को भी। दोनों मिलकर जो है कंट्रोल करता है। जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसको जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद कहीं अगर फर्स्ट प्रायोरिटी कहा जाए तो उसमें हम मेडुला लिखेंगे, और सेकेंड प्रायोरिटी कहा जाए तो पोन्स लिखेंगे। और किसी क्वेश्चन में दोनों दिया रहे तो उसमें जो है हम मेडुला को लिखेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन मीन्स रेस्पायरेशन जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स, उसमें जो है एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो है इसमें जो है गैस का एक्सचेंज ब्लड कैपिलरीज और लंग्स के एल्वोलाई के बीच होता है। ब्लड कैपिलरीज मीन्स उस पैलेस को कहेंगे जिस पैलेस पर जो है O2 जो है सेल O2 को लेगा और वहाँ से जो है CO2 को छोड़ेगा, जो वेन के द्वारा हमारे हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स से जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में जो है गैस का एक्सचेंज ब्लड कैपिलरीज और लंग्स के एल्वोलाई के बीच होता है। अब इंटरनल रेस्पायरेशन किसको कहेंगे? इसमें भी गैस का एक्सचेंज होता है। इसमें जो है गैस का एक्सचेंज ब्लड कैपिलरीज, ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू के बीच होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सटर्नल जो है लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच होता है, और इंटरनल जो है टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम के बीच होता है। कंफ्यूज मत होइएगा दोनों। और रेस्पायरेशन साइकिल में जो है 3 स्टेप होता है: इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रेस्ट। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, O2 जो है बॉडी में लेते हैं। जब हम इनहेल किए तो O2 जो हमारे बॉडी के अंदर गया। जब हम एक्सहेल किए जो CO2 है, जो बॉडी में CO2 है वो जो है बॉडी से बाहर आता है। जैसे सांस लिए और छोड़े, उसमें जो है O2 लेते हैं और छोड़ते हैं। और 3 नंबर में लिखा हुआ है रेस्ट। जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें जो है O2 बॉडी के अंदर लेते हैं
उसके बाद एक्सहेल, जब CO2 छोड़ते हैं तो उसके बाद बॉडी जो है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रेस्ट करता है, फिर अगेन जो है रिपीट होता है, फिर अगेन जो है इंस्पायरेशन में हम जो है O2 इनहेल करते हैं, एक्सपायरेशन में हम CO2 जो है बॉडी से निकलता है और उसके बाद फिर रेस्ट लेते हैं। ये जो है प्रोसेस के, इसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन, अगर एक रेस्पायरेशन साइकिल कहा जाए तो उसमें जो है एक बार हम O2 इनटेक करेंगे, उसके बाद CO2 छोड़ेंगे, उसके बाद रेस्ट लेंगे। ये जो है एक रेस्पायरेशन साइकिल होगा। अभी हमने देखा कि रेस्पायरेशन क्या होता है, नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट कितना होता है, रेस्पायरेशन सेंटर बॉडी के किस पार्ट को कहते हैं, टाइप्स रेस्पायरेशन के कितने होते हैं, उसके बाद रेस्पायरेशन साइकिल क्या होता है, उसके बारे में हम देखें। अब हम देखेंगे कि वेरिएशन, रेस्पायरेशन में जो है वेरिएशन कैसे आता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जानेंगे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पायरेशन, मीन्स रेस्पायरेशन का लक्षण क्या होता है, रेस्पायरेशन का गुण क्या होता है। फर्स्ट में है रेट। रेट मीन्स हम जो रेस्पायरेशन लेते हैं, एक जो रेस्पायरेशन साइकिल होता है रेट, हम जो 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं वो जो है कैरेक्टरिस्टिक रेट होता है। मीन्स 1 मिनट में तो हम नॉर्मल देखे थे एडल्ट में 12 to 20 बीट्स पर मिनट होता है। रेट, अगर कैरेक्टरिस्टिक में रेट पूछा जाए, रेट क्या होता है, रेट ये दर्शाता है कि हम जो है 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, ये जो है रेट दर्शाता है। दूसरे नंबर में है डेप्थ। डेप्थ में हम जो सांस लिए, एक बार सांस लिए, उसमें जो है कितने अमाउंट जो है एयर को जो है बॉडी में इनहेल किए, वो जो है डेप्थ दर्शाता है। मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो जैसे हम सांस लिए तो हम कितने अमाउंट में जो है एयर को इनहेल किया। और थर्ड में है रिदम। रिदम मीन्स जैसे एक रेस्पायरेशन साइकिल में हम अभी बताए थे कि इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है और रेस्ट होता है। ये एक रेस्पायरेशन साइकिल हो, ये हुआ। फिर जो है सेकेंड होगा, सेकेंड रेस्पायरेशन। इस अगर नॉर्मल व्यक्ति आप हैं तो ये रेस्पायरेशन साइकिल जो होगा, इसका जो अंतराल होगा, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस बीच का जो है अंतराल जो होगा वो जो है सेम होगा। अगर आपके ये जो है अंतराल में अगर ऐसा नहीं है कि आप एक बार 5 सेकंड में ले रहे हैं, एक बार 10 सेकंड में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पायरेशन में हमने देखा रेट। रेट मीन्स हम जो है 1 मिनट में कितने बार सांस जो है ले रहे हैं, वो जो है रेट दर्शाता है। डेप्थ, डेप्थ जो है हम जो है इनहेल कर रहे हैं, वह कितने अमाउंट में जो है इनहेल कर रहे हैं। और रिदम, रिदम ये दर्शाता है कि इसका कंसिस्टेंसी, इसका अंतराल, हम जैसे सांस लिए फिर अगेन दोबारा लिए, 3 बार लिए, मतलब जो ले रहे हैं बार बार, इसका जो है बीच का जो अंतराल जो है ये सेम रहना चाहिए। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर आपका हेल्थ ठीक है तो इसका जो अंतराल जो है सेम ही होगा, सबके बीच का अंतराल जो है सेम ही होगा। अगर ये अंतराल ऐसा है कि एक बार आप 5 सेकंड में ले रहे हैं तो एक बार आप 10 सेकंड में ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो मीन्स आप जो है कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि कितने अमाउंट में। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, ये टर्म आप कभी सुने होंगे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, वही जो अभी आपको हम बताएं, टाइडल वॉल्यूम। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है। ये जो है नॉर्मल 500 ml होता है। एक हेल्दी पर्सन है तो वो जो है एयर इनहेल किया एक रेस्पायरेशन साइकिल में, तो उसमें लगभग 500 ml जो एयर इनहेल करता है। अगर वोमेन जो है प्रेग्नेंट है, अगर वोमेन प्रेग्नेंट है, वो जो है 650 ml से ज़्यादा जो है एयर को इनहेल करता है। अगर वोमेन प्रेग्नेंट है, तो 650 ml से ज़्यादा। ये आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक हेल्दी पीपल में देखा जाए तो 500 ml होता है। अगर वोमेन में देखा, अगर वोमेन जो है प्रेग्नेंट है तो उसमें देखा जाए तो
तो एक बार अगर हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें लगभग 650 ml से ज़्यादा जो है एयर इनहेल करते हैं। और एक चीज़, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो आपका जो है रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा? लगभग 4 ब्रीथ्स पर मिनट जो है रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि लगभग अगर 1 डिग्री सेल्सियस, नोट करिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस 4 ब्रीथ्स पर मिनट जो है रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पायरेशन में रेट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, रिदम क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसमें जो है 4 ब्रीथ्स पर मिनट हमारा रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है। अगर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक रेस्पायरेशन साइकिल में हम कितने अमाउंट में जो है एयर इनहेल करते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। आप ये वर्ड से वाकिफ़ होंगे, और अभी अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। अगर एक बार हम सांस लेते हैं तो कितने अमाउंट में एयर इनहेल करते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगर नॉर्मल पीपल में देखा जाए तो यह लगभग 500 ml होता है। अगर वोमेन प्रेग्नेंट है तो उसका जो है लगभग 650 ml जो है ये एयर को इनहेल करता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेस्पायरेशन रेट को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, मतलब वेरिएशन लाता है। कौन कौन सा फैक्टर है? फर्स्ट है एज। जैसे कि चाइल्ड में जो है रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है। चाइल्ड में रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है, लगभग 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट होता है चाइल्ड में। इन्फेंट में देखा जाए तो 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। चाइल्ड में भी लगभग इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर फिर टॉडलर में देखा जाए तो इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह वेरिएशन होता है। एडल्ट में अभी हमने देखा कि 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। वेरिएशन हुआ, कैसे हुआ कि इन्फेंट या चाइल्ड भी आप कह सकते हैं कि इन्फेंट में जो है रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा है और एडल्ट में जो है रेस्पायरेशन रेट कम है। इस तरह जो है एज जो है हमारे रेस्पायरेशन रेट को जो है अफेक्ट करता है। उसके बाद है सेक्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि पल्स में भी जो है फीमेल का जो है पल्स रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। उसी तरह जो है सेक्स में फीमेल का जो है रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है। फीमेल का रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल का रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू मेल। उसके बाद इमोशन, जैसे आप कभी पूरा डर गए होंगे या बहुत कुछ आप किसी से लड़ रहे हैं, उस समय भी जो हमारा रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप कभी जैसे कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, वह रिजल्ट जो है फेल होंगे कि पास होंगे, इसके कारण जो हमारे माइंड में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उस समय भी जो हमारा रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स जैसे कि आप बहुत माउंटेन पर चले जाइए, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारा बॉडी नीड के लिए जो ऑक्सीजन के फुलफिलमेंट करने के लिए जो हमारा रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। इस तरह जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे रेस्पायरेशन को इफेक्ट करता है। बहुत जैसे मान लीजिए माउंटेन पर चले जाते हैं, वहाँ जो है ऑक्सीजन लेवल कम होता है और हमारे बॉडी को तो ऑक्सीजन का नीड है तो उसे फुलफिल करने के लिए जो हमारा रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि एटमॉस्फेयर भी जो है रेस्पायरेशन रेट को अफेक्ट करता है। उसके बाद एक्सरसाइज,
जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो है मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें जो है ग्लाइकोजन का जो है ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो उस समय भी जो है हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो उस समय भी हमारे बॉडी में जो है रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी जो है ज़्यादा होता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा बॉडी जो ऑक्सीजन ज़्यादा लेना चाहेगा, इसीलिए हमारा रेस्पायर और ऑक्सीजन नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह जो हमारा एक्सरसाइज भी जो है रेस्पायरेशन रेट को अफेक्ट कर। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, आप जानते हैं कि जब भी फूड का डाइजेशन जो होता है वह ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। ऑक्सीडेशन वर्ड से ही आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन, इसमें जो है ऑक्सीजन का जरूरी होगा। जब भी हमारे फूड का मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन का जरूरी होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। जब ऑक्सीजन का ज़्यादा जरूरी होता है तो ज़्यादा जरूरी होगा तो हमारा रेस्पायरेशन रेट जो है इंक्रीज ऑटोमेटिक होगा ही। उसके बाद डिजीज कंडीशन मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई आपका जो है जो एरिया है जो टाइडल वॉल्यूम लेते हैं उसका जो एरिया है वो कम हो गया तो उसके कारण भी जो है हमारा रेस्पायरेशन रेट जो अफेक्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। ड्रग्स, जैसे ड्रग्स में कैफीन ड्रग्स जो है जो हमारे रेस्पायरेशन रेट को इंक्रीज करता है। नेक्रोटिक ड्रग्स जो हमारे रेस्पायरेशन रेट को इंक्रीज करता है। जैसे सेडेटिव ड्रग्स जो है हमारे रेस्पायरेशन रेट को डिक्रीज करता है। बहुत सारे रीजन है, कुछ हार्मोन भी है, हार्मोनल इन्फेक्शन के कारण भी जो है हमारा रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पायरेशन में क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिव रेस्पायरेशन रेट। अब हम देखेंगे कुछ टर्म रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम कुछ एनाटॉमिकल टर्म के बारे में जानेंगे जो है बहुत ही नेसेसरी है, ये जानना बहुत ही नेसेसरी है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत नेसेसरी है। आगे आप पढ़ेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, जो रेस्पायरेशन से रिलेटेड है। हम अभी हमने देखा था कि नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट, अभी जो हमने देखा था नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट एडल्ट में देखा जाए, एक हेल्दी एडल्ट में देखा जाए तो नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट कितना होता है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। इसे भी एक एनाटॉमिकल टर्म दिया गया है जिसे हम इपोनिया कहते हैं। इपोनिया, EUPNEA, इपोनिया। ये देखिएगा ए यहाँ नहीं आना, ये फिर अलग हो जाएगा। इपोनिया ये भी एक एनाटॉमिकल टर्म है। जब हम नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट लेते हैं, नॉर्मल रेस्पायरेशन 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं तो उस समय जो एनाटॉमिकल टर्म में इसे जो है इपोनिया कहा जाता है। इपोनिया, नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट जब लेते हैं उसे इपोनिया कहते हैं। यहाँ पे है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट को हम इपोनिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेकीपीनिया। टेकीपीनिया में टेकी वर्ड आया तो इसका मतलब है कि इंक्रीज होगा, इसका मतलब है इंक्रीज होगा कि इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट। इंक्रीज रेस्पायरेशन, इंक्रीज कितना होगा 24 ब्रीथ्स पर मिनट, मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा होगा। टेकीपीनिया मीन्स जो है टेकी, जब भी कहीं भी अगर टर्म में टेकी आए तो उसका मतलब इंक्रीज होगा। टेकीपीनिया, टेकी मीन्स इंक्रीज, रेस्पायरेशन रेट कितना होगा 24 ब्रीथ्स पर मिनट से जो है ज़्यादा। अगर टेकीपीनिया का कंडीशन है तो उसमें जो है पेशेंट जो है 1 मिनट में 24 ब्रीथ से ज़्यादा जो है सांसें लेगी।
अब ब्रेडीपिनिया, ब्रेडी वर्ड जहाँ भी आए, ब्रेडी टर्म जहाँ भी आए तो उसका मतलब है डिक्रीज, उसका मतलब है डिक्रीज। डिक्रीज क्या? रेस्पायरेशन रेट डिक्रीज रेस्पायरेशन रेट। अब ये भी आपको समझ में क्वेश्चन आता होगा कि कितना डिक्रीज होगा, तो लगभग 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम, 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम। ये आप नोट कर लीजिएगा कि ब्रेडीपिनिया में जो है रेस्पायरेशन रेट डिक्रीज होता है, वो कितना होता है? 10 ब्रीथ्स पर मिनट, 10 ब्रीथ्स पर मिनट मीन्स 1 मिनट में जो है 10 बार से भी कम सांस लेंगे। उसके बाद है एपिनिया मीन्स इसमें जो है रिदम में जो है चेंज आ जाता है, चेंज इन रिदम। चेंज इन नॉर्मल रिदम मीन्स एक बार जो हम सांस लिए फिर दोबारा सांस लिए, ये जो बीच का अंतराल होगा ये नॉर्मल होता है नॉर्मल पीपल में। अगर एपिनिया का कंडीशन है तो एक बार सांस लिए उसके बाद 5 सेकंड के बाद लेंगे, फिर लेंगे तो 10 सेकंड के बाद, फिर लेंगे तो 3 सेकंड में ही लेंगे। मीन्स इसका जो बीच का जो अंतराल होगा ना, 2 बार सांस लिए उसका बीच का जो अंतराल होगा वो चेंज होगा जब एपनिया का कंडीशन होगा। अब हम देखेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। जब भी हाइपोक्सिया वर्ड आए तो उसका मतलब है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। इसे हम एनोक्सिया भी कहते हैं, एनोक्सिया। हाइपोक्सिया को हम एनोक्सिया भी कहते हैं। एनोक्सिया मीन्स लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। अगर टिश्यू में जो है ऑक्सीजन का कमी है तो उस पेशेंट को जो है हाइपोक्सिया का कंडीशन। जब भी हाइपोक्सिया वर्ड आए तो उसका मतलब है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन का कमी होगा इन द टिश्यू में। यहाँ है एनोक्सीमिया। एनोक्सिया मीन्स लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। इसमें जो है ऑक्सीजन का कमी होगा, किस में होगा? तो ब्लड में होगा। ब्लड कैपिलरी जो है उसमें जो है ऑक्सीजन का कमी होगा। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाइपोक्सिया में जो है टिश्यू में जो है ऑक्सीजन का कमी होगा, और एनोक्सीमिया में जब भी इमिया वर्ड आए तो इसका मतलब है कि ब्लड स्ट्रीम में जो है ऑक्सीजन का कमी होगा। उसके बाद है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया DYS, डिस मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मीन्स इसमें जो है सांस लेने में कठिनाई होगी। डिस्पेनिया टर्म का मतलब डिस वर्ड आए तो डिस मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस जो नॉर्मल लेते हैं उसमें जो है कठिनाइयाँ होगी। हाइपरमिया मीन्स इसमें जो है बहुत डेप्थ रूप से जो है सांस लेंगे, मीन्स गहराई से, पूरा गहराई से। जब जानिए गहराई से सांस लेंगे तो उसका मतलब है कि हमारा टाइडल वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो उसमें तो हम डेप्थ रूप से नहीं ले रहे हैं। जब हम डेप्थ रूप से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा टाइडल वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है? इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कितना है? तो नॉर्मल 500 है। मोर देन 500 ml, लगभग 500 ml। नॉर्मल जो है 500 ml होता है। अगर जब हाइपरपिनिया का कंडीशन है तो इसमें जो है
टाइडल वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, लगभग 500 ml से ज़्यादा जो है अमाउंट में एयर जो है आने लगता है बॉडी में। इस तरह हम देखें कि एनाटॉमिकल टर्म टैकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया, एपनिया, हाइपोक्सिया, एनोक्सिमिया, डिस्पेनिया, हाइपरपीनिया। आज हम देखें रेस्पिरेशन में वेरिएशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, वेरिएशन मीन्स रेस्पिरेशन को कैसे अफेक्ट करता है, एनाटॉमिकल टर्म के बारे में जाने। और यहाँ तक हम वाइटल साइन में जो है रेस्पिरेशन टॉपिक तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।